नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार या स्टेट पीजीटी विषय राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस पेपर करा दिया है और ये हमारा अगला यानी दूसरा प्रैक्टिस पेपर है, जो कि पेपर सेकंड यानी कक्षा 11 और 12 के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नांकित में कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक जो लिखी थी द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए उन्होंने अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह, तो इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आप लोग बताइए। तो जो दूसरे का राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी शक्तियां एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। यही संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा है, SORT का विस्तृत रूप बताएं। तो जो SORT का विस्तृत या पूरा नाम है वह है आपका स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है। तो जो एक सामान्य प्रवृत्ति है वह है आपका चौथे का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित क्रांतियों को उनके होने के समय अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कोड का उपयोग कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई थी, उसके बाद कौन सी हुई थी, ऐसे आपको क्रम में बताना है। तो चलिए क्रम में करते हैं। पहली जो क्रांति हुई थी आपकी यहाँ से फ्रांसीसी जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। कितनी? 1789 ईस्वी में। उसके बाद आपका बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी यह 17/18/1917 में हुई थी, यानी 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद मोन्सेविक जो क्रांति है यह 1703 ईस्वी में हुई थी। कितनी? 1703 ईस्वी में। इसके बाद अक्टूबर क्रांति, तो अक्टूबर क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में 1917 में ये भी है बोल्शेविक क्रांति और अक्टूबर क्रांति, लेकिन ये 25 अक्टूबर है और ये 17 अक्टूबर। तो चलिए नीचे मिलान कर देते हैं। पहले आपका हो जाएगा 3, 1703 यानी 3 होगा। उसके बाद 1 होगा 1700, पहले 1703, 1789, फिर आपका होगा 1717 और ये 1717, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो जो संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं वह हैं आपके जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो जो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी गई थी
यह जॉन राल्फ के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति या क्षमता है जो करने अथवा उपभोग करने के योग्य है। यह किसने कहा है? तो यह जो परिभाषा दी गई है यह ग्रीन के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत है। तो जो प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय प्रजातांत्रिक सिद्धांत का रूपांतरण। यही आपका प्रजातंत्र का नव उदारवादी सिद्धांत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? तो जो बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं वह हैं जॉन लास्की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य बल देता है। तो समाजवादी जो राज्य है वह किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक सुरक्षा पर समाजवादी राज्य बल देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध यानी 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो स्वतंत्रता पर 4 निबंध पुस्तक के लेखक हैं वह हैं 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी, ईसा बर्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य? तो सामाजिक संविदा के अनुसार राज्य का केंद्र बिंदु क्या है? तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक मानवकृत संस्था है। यानी जो सामाजिक समझौते सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु है वह राज्य को एक मानवकृत संस्था मानता है। अगला है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो उन्हें कहा जाता है वह बहुलवादी कहा जाता है। यानी जो विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। अगला है, सामाजिक संविदावादी विचारक यह सिद्ध करना चाहते हैं कि, तो क्या सामाजिक संविदा सिद्धांतवादी विचारक क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य मानवकृत संस्था है। यानी जो सामाजिक संविदावादी विचारक हैं वह राज्य को एक मानवकृत मानते हैं। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा है? तो जो राज्य का सर्वाधिक स्वीकार्य या सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वह है आपका विकासवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संविदा सिद्धांत की निकृष्ट इतिहास, निकृष्ट तर्क और निकृष्ट आचार शास्त्र के रूप में आलोचना की गई है। तो यह किसके द्वारा आलोचना की गई है? तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा यह आलोचना की गई है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसका चलिए मिलान करते हैं। विकासवादी, पहला है आपका विकासवादी समाज। तो जो विकासवादी समाज है यह आपका जाएगा बर्नस्टीन, नंबर 3 पर बर्नस्टीन। इसके बाद वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का आपका जाएगा कार्ल मार्क्स। काल्पनिक समाजवाद, तो काल्पनिक समाजवाद आपका जाएगा दो सेंट साइमन। और जो अराजकतावाद, तो अराजकतावाद का जाएगा क्रोपाटकिन। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत यह मानता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वह युद्ध स्थल में होती है।
अगला क्वेश्चन है, लॉक के अनुसार निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो लॉक ने 3 अधिकार दिए थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दिया था। तो जो इसमें से पूछा है अधिकार नहीं है, तो यह समानता आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो यह कहने वाले थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1936 ईस्वी में कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि, तो वह किस लिए इसका समर्थन करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यानी जो समाजवादी विचारक हैं उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अगला है, निम्नलिखित में से किसका मार्क्सवाद से मेल नहीं है। तो जो इसमें से मार्क्सवाद का मेल नहीं है वही आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य एक आवश्यक बुराई है, यही मार्क्सवाद से मेल नहीं खाता। इसके अंतर्गत मार्क्स ने राज्य उत्पीड़न का यंत्र है, राज्य समाप्त हो जाएगा और धर्म लोगों के लिए अफीम की गोली है, यह मार्क्स से संबंधित है। अगला है, राज्य समाजवाद विश्वास करता है। तो राज्य समाजवाद किस पर विश्वास करता है। तो यह राज्य विहीन समाज में विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जो इसमें वैधानिक संप्रभु होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या गुण है। तो जो संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है वह है आपका कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसदात्मक सरकार या सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में क्या अवधारणा निहित है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। तो जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है वह है न्यायपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो जो संवैधानिक शासन का अर्थ है वही आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन करना, विधि का शासन, नागरिक अधिकार, यानी उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। तो जो सिर्फ संसदात्मक शासन प्रणाली में पाया जाता है वह है प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मिनिस्टर प्रतिमान यानी मॉडल इंगित करता है कि एक विशेष प्रकार का, तो यह एक विशेष प्रकार का किशोर इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शासन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़े वर्गों के बीच विशिष्ट समूह की पहचान हेतु भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। तो जो पिछड़े वर्ग के बीच विशिष्ट समूह की पहचान के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसका नाम है न्यायमूर्ति
रामनंदन समिति। अगला क्वेश्चन है, किसने नौकरशाही की लाल फीताशाही पैदा करने के लिए आलोचना की है? तो जो इसकी आलोचना की है वह है रैमजे म्योर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो जो दबाव समूह का कार्य नहीं है वही आपको बताना है। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दबाव समूह का कार्य नहीं है सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। इसके अलावा जो दबाव समूह के कार्य हैं वह हैं अपने पक्षधर अभ्यर्थियों को निर्वाचित कराने में सहायता करना, अपने हितों की पूर्ति हेतु विधायकों का समर्थन प्राप्त करने के प्रयोजन से उन्हें संरक्षण देना और जनमत का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे प्रभावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा किसने दी? तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्क के द्वारा, यानी बर्क ने सबसे पहले राजनीतिक दल की परिभाषा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है? तो जो राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है उसको कहने वाले हैं लाबेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता है जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है? तो जो दबाव समूह से भिन्न करती है वह है प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। तो आदर्श स्थिति संसदीय शासन प्रणाली के लिए कौन सी है? तो वह है आपका द्विदलीय व्यवस्था का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? तो जो एक दलीय व्यवस्था वाला देश है उसको आपको बताना है कौन सा है। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन एक ऐसा देश है जिसमें अभी एक दलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त विधान की व्यवस्था से निम्न में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? तो जो प्रदत्त विधान है उसमें से आपको बताना है किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो इसमें से नौकरशाही की वृद्धि हुई है, नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद बल देता है। तो जो भारतीय संघवाद है यह किस पर बल देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की एकता पर भारतीय संघवाद बल देता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था इसकी अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। तो यह कहाँ पर पाई जाती है, यानी किस देश में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलिखित संविधान सामान्यतः निम्न में से किसको अपनाता है? तो जो अलिखित संविधान है यह रीति रिवाज एवं प्रचलन को अपनाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था? तो जो स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है वह है मोतीलाल नेहरू, वह है PR दास। PR दास जो है ये स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। इसके अलावा CR दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर BS मुंजे ये सब स्वराज पार्टी से संबंधित हैं। अगला है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। तो जो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था
वह था काउंसिलों में प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? तो जो स्वराज पार्टी से संबंधित थे वे हैं मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो जो क्रिप्स मिशन है यह भारत आपका कब आया था आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको यहाँ बताना है कौन से सम्मिलित नहीं है। तो 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी संपूर्ण क्रांति, ये इससे सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। बलवंत राय मेहता प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से संबंधित हैं और विनोबा भावे जो हैं ये अनुशासन पर्व से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन इसीलिए स्थगित किया गया कि, यानी असहयोग आंदोलन किस लिए स्थगित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इससे यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी, इसीलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो जो न्यू इंडिया पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M.A. जिन्ना का 14 बिंदु किसके विरुद्ध था? तो जो M.A. जिन्ना का 14 बिंदु था ये आपका था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय करता है। तो यह इसका निर्णय कौन करता है? तो 56 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति हो राष्ट्रपति हो सभी का जो विवाद होता है इसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला है, निम्न को कालक्रम में के अनुसार रखिए। तो चलिए देखते हैं, 57 का कालक्रम अनुसार में रखते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा, चलिए यहाँ एक एक करके, होम रूल आंदोलन जो है ये आपका होगा 1916 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन आपका हो जाएगा 1920 ईस्वी। दांडी मार्च, तो दांडी मार्च आपका हुआ था 1930 में। और चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में। तो यहाँ इसके हिसाब से आप सबसे पहले आपका आ जाएगा ये क्या कहते हैं 1916 पहले आएगा 1916 यानी एक। उसके बाद 1917 आएगा चंपारण। उसके बाद खिलाफत आएगा 1920 और 1930 में दांडी मार्च, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 58 का आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो जो संविधान का अंग नहीं है वह है योजना आयोग। योजना आयोग यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। अगला है, असहयोग आंदोलन इसीलिए स्थगित किया गया। तो असहयोग आंदोलन किस लिए स्थगित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इससे यह पता चलने लगा कि जनता हिंसा के प्रयोग को वरीयता देने लगी थी, इसीलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
पहले क्या सत्य है देख लेते हैं। सत्य है, नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, यह सही है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यह भी सही है। और राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यही आपका सही नहीं है। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है वह है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, तो वह एक कैसा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला है, निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई थी। तो जो केंद्र और राज्य के संबंध के परीक्षण के लिए की गई थी वह थी सरकारीय आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अस्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। तो यह किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1) का में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो 67 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल साधारण विधेयकों के लिए राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला है, कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है। तो जो कोलंबो प्रस्ताव का संबंध है ये आपका है भारत चीन सीमा विवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह की अवधि के बाद भी मंत्री रह सकता है, यही सही नहीं है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, यह भी आपका सही है। मंत्रियों का वेतन दूसरी सूची में दिया गया है, यह भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो जो संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान है ये आपका सामान्य विधेयक के विषय में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि मंत्रीगण व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो इसका अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो 71 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य था जहां सबसे पहले ग्राम पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। तो वह था आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा जो भारतीय संविधान में दी गई तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित नहीं है।
तो 73 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो इसका उल्लेख यह मतलब भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो यह इसकी व्यवस्था कौन करता है? तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 75 का ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सही नहीं है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यही सही नहीं है। इसके अलावा ए, बी और डी, ए, बी सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यही सही नहीं है। इसके अलावा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यह भी सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, यह भी सही है। अगला है, भारत में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों में राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जा गया है? तो जो राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद अगर होता है तो इसका जो निर्णय दिया जाता है वह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाता है। अगला है, भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना चाहता है वह अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा, तो यह किसको संबोधित करके त्याग पत्र देगा? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर, तो यह भारत के राष्ट्रपति पर कैसा व्यवहार करेगा? तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह बाध्यकारी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं था? तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है वह है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इसके अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ये सब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता का अंचल अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो उदासीनता का अंचल है ये आपका सत्ता से संबंधित है। अगला है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, तो जो पंचायती राज सिद्धांत है यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला, किन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो 85 का जो राइट आंसर है वह है आपका वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो लोकसभा है उसके बारे में आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं यही लोकसभा के बारे में सही नहीं है। इसके अलावा जो लोकसभा के बारे में सही है वह है प्रतिनिधित्व जनसंख्या पर आधारित, राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि मनोनीत किए जा सकते हैं, चुनाव के उद्देश्य से राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, ये सब सही है।
अगला है, निम्न में से कौन सी शक्ति भारत में केवल राज्यसभा के पास है? तो जो राज्यसभा के पास है वह है नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण की संतुष्टि करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति केंद्र राज्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए की गई है? तो है सरकारीय आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता? तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान का संशोधन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची पर केवल संसद कानून बना सकती है, यही सही नहीं है। इसके अलावा भारत में राज्य विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाती है, यह सही है। संसद संघ सूची पर कानून बनाती है, यह भी सही है। संसद तथा राज्य दोनों समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में विशेषज्ञों और सामान्यज्ञों के संबंधों पर विचार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका 91 का ऑप्शन नंबर डी, फुलटन निर्माण समिति। अगला है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो जो द्वितत्वीय सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्जबर्ग ने। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यही सही नहीं है। इसके अलावा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, भी सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, यह भी सही है। अगला, राल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो जो राल्स की न्याय की संकल्पना है ये आपका अंतर सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के मंत्रणा एवं सहायता देने के लिए है, परंतु। तो परंतु इसमें कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को उसके पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि। तो इसमें 96 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है और किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, यानी उपरोक्त सभी। अगला है, द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं वही बताना है आपको कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने द नेहरूज मोतीलाल एंड जवाहरलाल नामक पुस्तक लिखी। अगला है, द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके जी.एल. नंदा। जी.एल. नंदा ने द पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी के लेखक हैं। अगला है, ए मिनिस्टर ब्रांड इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो इस पुस्तक के लेखक हैं वह हैं मोरारजी भाई देसाई। अगला है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन का पॉलिटिक्स एमंग नेशन का लेखक कौन है? तो जो पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं मार्गेंथाउ। तो इस प्रकार से बिहार या स्टेट पेपर 2 यानी 11-12 के लिए राजनीति विज्ञान का यह प्रैक्टिस पेपर समाप्त होता हुआ
यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।